ओके, चलें। तो क्या क्या मैंने आप सभी को बता दिया, पहले वो आराम से सुन लीजिए और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्या क्या बता दिया? हम केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लें। ठीक है, फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। सेकेंड, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके अलावा एक और चीज बताया, वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम, है ना। इसके अलावा क्या, इंटरनल एनर्जी। और लास्ट टर्न पे डिस्कस कर रहा था कौन सा क्वेश्चंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस थर्मोडायनामिक प्रोसेस। चलो हेडिंग बनाते हैं, थर्मो डायनामिक प्रोसेस। ठीक है, बन गई हेडिंग, थर्मो डायनामिक प्रोसेस। ठीक, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि थर्मोडायनामिक्स में अगर आप कुछ भी स्टडी करते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो सबसे पहले ये बताइए कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है ना, पहले वो डिसाइड करिए। तो हम लोग तो हमेशा से थर्मोडायनामिक सिस्टम का यही एग्जांपल लेते थे। बोलो क्या होता था जी, एक सिलेंडर, उसमें क्या लगा रहेगा, पिस्टन, और उसमें क्या भरा रहेगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। राइट, हो गया सर थर्मोडायनामिक सिस्टम, अच्छी बात है। अब ये थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इन ए सिलेंडर, है ना। इस समय इसका एक प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, जो भी होगा निश्चित होगा। तो कहेंगे सर ये एक स्टेट में है ना। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसे कहते हैं, उत्तर सुनो। जब एक थर्मोडायनामिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम। लिखो, व्हेन process when a thermodynamic system goes, GOES, when a thermodynamic system goes from one state to TO2 another, comma, then this is called thermodynamic process. Then this is called thermodynamic process. सबको मेरी बात समझ में आ गई? फुल स्टॉप कर लेते हैं, फिर से मेरी बात सुन लो। क्या कहा मैंने? जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो इसी को कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। वंस अगेन, व्हेन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। वैसे सर हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब क्या होता है, जब किसी सिस्टम का P, V और T का मान मतलब सब कुछ कांस्टेंट हो तो कहेंगे एक स्टेट में है,
और कुछ भी बदल जाए तो कहेंगे उसका स्टेट क्या हो गया, बदल गया। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना ही क्या कहलाता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्लियर है? ठीक। अब मेरी अगली बात ध्यान से सुनना। आप सभी पहले भी ये सब कुछ पढ़े होंगे क्योंकि ये सब कुछ पहले से है। ठीक, अब सुनना। चलिए सर, जान गया कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसे कहते हैं। जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, मतलब उसका स्टेट चेंज करता है, तो इसी को कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब सुनो सर, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस कितने प्रकार का हो सकता है, पढ़ते हैं जरा व्हाइट बोर्ड पे। द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर, है ना, पहला क्या लिखा है मैंने, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा आइसोबेरिक, है ना, ठीक है। तीसरा आइसोकोरिक। चौथा एडियाबेटिक। पांचवा साइक्लिक प्रोसेस और एक आइसोलेटेड प्रोसेस। तो पहले अच्छे से जान लो, अब फिर बारी बारी सबके बारे में बात करेंगे। वैसे बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या कांस्टेंट होता है, टी। सिमिलरली आइसोबेरिक में पी, और इसमें क्या भी, इसमें क्या क्यू, और इसमें क्या यू, और इसमें दोनों जीरो, डी डब्ल्यू और डी क्यू क्या जीरो। लिखो द टाइप्स, अगले लाइन से लिखा करो, द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर। एकदम इसी तरीके से साफ साफ दूर दूर लिखना, द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर। ठीक, चलो ये तो मुझे याद हो गया कि सर 6 टाइप्स का होता है। ठीक, आराम से लिखते हैं। पहला लिखो, फर्स्ट आइसोथर्मल, ISOTHERMAL। पहले का नाम क्या है जी, आइसोथर्मल प्रोसेस, PROCESS। ठीक, और उसी के आगे ऐसे लिख दो, दैट इज कैपिटल T बराबर कांस्टेंट, लिख के घेर दो। हो गया जी? ठीक। अगला क्या, आइसोबेरिक प्रोसेस, ISOBARIC, आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, दैट इज क्या कांस्टेंट रहता है, P फॉर प्रेशर। ठीक, चलो नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस, ISOCHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज B इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, एडियाबेटिक प्रोसेस, ADIABATIC, एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें जरा एक चीज ध्यान से देखो, क्या कांस्टेंट रहता है, Q कांस्टेंट रहता है। Q कांस्टेंट होने का मतलब न तो थर्मोडायनामिक सिस्टम, न तो सिस्टम के अंदर हीट जाएगा और ना ही उसमें से निकलेगा, यानी Q की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। और जब Q कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। तो उसी के आगे लिख दो OR DQ बराबर जीरो। अगला प्रोसेस कौन सा है जी, साइक्लिक प्रोसेस, CYCLIC, साइक्लिक प्रोसेस। तो U बराबर कांस्टेंट OR DU बराबर जीरो। ठीक है ना। बस 2 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो अगला कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है जी, व्यू। वजह क्या होती है सर, वो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां से शुरुआत होती है फिर वापस वहीं पे चला जाता है, इसलिए बोलते हैं यू क्या होता है, कांस्टेंट। तो यू कांस्टेंट, तो डी यू बराबर क्या होगा, जीरो। डी यू बराबर जीरो होने का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। चेंज जीरो होने का मतलब ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, वो हमेशा क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, और अंतिम आइसोलेटेड प्रोसेस,
आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जिसका किसी से कोई मतलब ना हो, मतलब किसी से कोई इंटरेक्शन हो ही ना, तो दैट्स वाई dw भी जीरो और dq भी क्या, जीरो। ठीक, चलिए सर जान तो गए कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसे कहते हैं और वो कितने टाइप्स का होता है। अब सुनो, वैसे तो मैं सारे प्रोसेस के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस जो इंपॉर्टेंट है उतना नोट्स पे ले आते हैं। ठीक, तो केवल ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक और हम लोग पढ़ लेंगे, और वो कौन सा होगा, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये तीनों नोट्स पे ले आते हैं और बाकी जान लेते हैं। ठीक, तो चलें शुरुआत किससे करें, आइसोथर्मल प्रोसेस। हेडिंग बना, आइसोथर्मल प्रोसेस। हो गया भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से, इतना ही ना कहना है कि सर किस प्रोसेस को, या और बेहतर बोलिए तो किस थर्मोडायनामिक प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। बड़ा सिंपल आंसर है, यदि किसी प्रोसेस के दौरान, मतलब जब वो प्रोसेस हो तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अर्थात न बदले, तो आप उस प्रोसेस को क्या कह दीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सुनो क्या लिखने जा रहा हूं, व्हेन ड्यूरिंग ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस the temperature of the system remains constant, then this is called isothermal process। लिख दें, लिखो, when during a thermodynamic process, when during समझते हो ना हिंदी में, के दौरान, when during a thermodynamic process the temperature of the system remains constant, the temperature of the system remains constant, comma, then this is called कौन सा प्रोसेस इसको कहेंगे, then this is called isothermal process। ISOTHERMAL एक साथ लिखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अंडरलाइन करो आइसोथर्मल को, हो गया, और अंडरलाइन करो टेम्परेचर को। क्यों, यही ना महत्वपूर्ण पॉइंट है। व्हेन आई से आइसोथर्मल इट मींस T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, फुल स्टॉप कर लो। अब अगले लाइन में लिखो, दैट इज कैपिटल T बराबर कांस्टेंट, लिख के घेर दो, कैपिटल T बराबर कांस्टेंट, घेरो। हो गया सर। अब मैं किसी से भी बता सकता हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या, वो प्रोसेस जिसके दौरान सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, क्या कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। एकदम सीधी लाइन है, हिंदी में समतापी प्रक्रम कहा करते थे। ठीक है, ओके। अब मेरी अगली बात बड़े ध्यान से सुनना, हम लोग जब गैस के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक गैस को कहते हैं आइडियल गैस, और साइंस में आइडियल का सिर्फ कंसेप्ट होता है, मतलब आइडियल चीजें सोची जाती हैं, वास्तव में आइडियल को प्राप्त करना असंभव होता है। ठीक, तो एक होता है आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस। रियल मतलब वास्तविक गैस, वास्तविक मतलब जो है उस गैस को कहते हैं रियल गैस। जैसे ऑक्सीजन रियल गैस है, नाइट्रोजन रियल गैस है, जितने भी गैस आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब क्या है, रियल गैस। लेकिन
गैस के बारे में जब थ्योरी बनाई गई तो एक ऐसे गैस की कल्पना की गई जिसको कहा जाता है आइडियल गैस। कभी संभव हुआ तो नोट्स पे ले आए गए। वैसे हमसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस, तो आइडियल गैस एक ऐसा काल्पनिक गैस होता है जो सभी कंडीशन में सभी गैसीय नियमों का हमेशा पूर्णतः क्या करता है, पालन करता है। और जबकि आप ऑक्सीजन की बात करोगे, नाइट्रोजन की बात करोगे, तो ये हमेशा हर कंडीशन में सब नियम का पालन नहीं करते, इसलिए कोई भी गैस आइडियल गैस हो ही नहीं सकता। ठीक, आइडियल गैस कैसा गैस होता है, इमेजिनरी। ठीक, लेकिन बात तो होती ही। ठीक, अब आइडियल गैस बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा होता है, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता, मॉलिक्यूल्स का आयतन गैस के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। एनीवे, अब इस फेमस इक्वेशन को तुम लोग जानते हो ना, पी भी बराबर आर टी, या फिर ऐसे लिख दो सर, पी भी बराबर म्यू आर टी। ठीक, P मतलब प्रेशर, किसका प्रेशर, आइडियल गैस का प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर, R मतलब क्या, कांस्टेंट। ये नियम ऐसे कहा जाता है, PV अपॉन T बराबर R, अब बराबर क्या, कांस्टेंट, है ना। क्या मतलब होता है सर, ये सब नियम कैसे बन जाते हैं, तो ये सब नियम एक्सपेरिमेंट थ्योरी चीजों को समझ के तब बनते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, चलो मान लो ये आइडियल गैस है, तो इसका प्रेशर होगा, इसका वॉल्यूम होगा और इसका टेम्परेचर होगा। तो P और V इसके प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके T से डिवाइड कर दो, जो उत्तर आ जाए उसको नोट कर लो। ठीक, तो सुनो ध्यान से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, किसी भी गैस की आप एक निश्चित मात्रा ले लीजिए, ठीक, तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, टेम्परेचर से, उसकी वैल्यू सदैव क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उसकी वैल्यू सदैव क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे अभी मान लो शुरू शुरू में इसका प्रेशर V1 है, टेम्परेचर वॉल्यूम P1 है और टेम्परेचर कितना है, T1 है। अब मान लो P की वैल्यू बढ़ा दिया तो बदल के ये कितना हो गया, P2। बोलो, उसी अनुसार वॉल्यूम और उसी अनुसार टेम्परेचर, लेकिन इतना इतना बटे में इतना की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसी को क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अब मैं आप सभी को क्या सिखा रहा हूं, आप ऐसे बोला करो पीवी बराबर आर टी, इट्स ओके। आप ऐसे बोलो पीवी अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, आल्सो ओके। या फिर ऐसे बोलो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। मतलब आइडियल गैस के प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको कौन सा इक्वेशन कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसी से तीन इक्वेशन और निकलता है, इसी से तीन नियम और निकलता है। याद करो कौन कौन सा नियम, बताना जरा। तो पहला कौन सा नियम सर, अगर T कांस्टेंट कर दीजिए, क्या कांस्टेंट कर दीजिए, T, तो मतलब शुरू में T1 बराबर T, अब बाद में भी T2 बराबर T, तो T और T कट गया ना, तो बताओ क्या बचा, बोलो। इसको कहते हैं बॉयल का नियम। इसको कौन सा नियम कहते हैं, बॉयल का नियम। क्या कहता है बॉयल का नियम, यदि किसी गैस का टेम्परेचर, किसी गैस का मत कहिए सर, यदि निश्चित द्रव्यमान के गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो उसके P और V का गुणनफल सदैव क्या होगा, कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बताओ नहीं लिख सकते, बोलो। ऐसे भी बॉयल का नियम बताते हैं और अंत में ऐसे भी बॉयल का नियम बताते हैं, है कि नहीं। तो तुम लोग मैथमेटिक्स से जानते रहो कि किसी चीज को कितने तरीके से लिखा और बोला जा सकता है। तो ये कौन सा नियम हो गया, बॉयल का नियम। अच्छा बताओ, अब की बार T कांस्टेंट था ना, अब सुनो, यदि तुम P कांस्टेंट कर दो तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2 बराबर कांस्टेंट, या उसी को कहेंगे V बाई T बराबर कांस्टेंट, या उसी को कहेंगे V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T, है ना। एक और नियम होता है सर, बोलते हैं दाब का नियम। किसका नियम, प्रेशर लॉ। उसमें क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम, तो कट गया, क्या मिलेगा, P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2, या उसी को कहे P बाई T बराबर कांस्टेंट, एंड सो ऑन। मेरी बात समझ में आ गई। अब सुनो, जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में नोट्स लिखे तो पहला पॉइंट्स क्या लिख दिया कि पहले किसे कहते हैं सर, जब T क्या होता है, कांस्टेंट। तो क्या लिखा जरा देखो तो, when during a thermodynamic process the temperature of the system remains constant, then this is called isothermal process, that is T is equal to constant। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
यही ना आपका सिस्टम है सर, गैस है, ठीक है। तो गैस इस नियम का पालन करेगा ही करेगा, ठीक। अब बताइए, अगर गैस में आप परिवर्तन कर रहे हैं और गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टी जब कांस्टेंट कर देंगे तो किस नियम का पालन होना चाहिए? बॉयल्स के नियम का। तो मेरी बात ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखना, क्या मैं सही कह रहा हूं? इन आइसोथर्मल प्रोसेस गैस ओबे बॉयल्स लॉ, ठीक है ना? सबको याद रहेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस किस नियम का पालन करता है? उत्तर है बॉयल्स के नियम का। और बॉयल्स का नियम क्या होता है? P1 V1 बराबर P2 V2, या इसी को कह सकते PV बराबर K बराबर कांस्टेंट। लिखो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस गैस ओबे, OBEY, गैस ओबे बॉयल्स लॉ, कैपिटल बी लिखना, BOYLE, अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, गैस ओबे बॉयल्स लॉ, ठीक। अब जरा बताना, तो सही लिख रहा हूं मैं, बताना। नीचे लिख सकते हो ऐसे, दैट इज क्या होता है बॉयल्स लॉ जी? P V बराबर K, अब बराबर कितना? कांस्टेंट लिख के घेरो। यही होता है ना बॉयल्स का नियम, PV बराबर कांस्टेंट। गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है जब गैस का टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा बताना, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिर्फ सुनना, P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक। तो मैंने और बढ़िया तरीके से लिखने का सोचा है, बताना सही लग रहा है इससे? PI VI PF BF, है ना? और बढ़िया लिख दिया सर, P1 V1 भी लिख सकते हैं, गलत वो भी नहीं हो, बट ऐसे लिखिए, लिखिए PI VI बराबर PF BF, लिख के घेर दो, है ना? ठीक है। आप चाहो तो बराबर के लिखो, आप चाहो तो बराबर कांस्टेंट, वो सब चलेगा, लेकिन ठीक है सर ऐसे लिखिए। हो गया? चलें आगे बढ़े, अभी बताएंगे लास्ट में पी आई क्या है, वी आई क्या। वेयर तो लिखिए, इधर पी आई है क्या सर? गैस का इनिशियल प्रेशर है, लिख दिया जाएगा, नो इशू, ठीक। अब सुनो, अब सुनो, जब भी कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, कैसे होगा सर? टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? आप हीट दोगे, है ना? वो वर्क करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आपको थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम को लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो पहला नियम क्या होता है सर? याद करिए, तो जो याद हो बस वही लिखा करिए। ये याद है भाई, डी क्यू बराबर डी यू प्लस कितना? डी डब्ल्यू। लिखो, लिखो, वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, पहले यही लिखा करो हमेशा। कितना दिया? डी क्यू इक्वल टू क्या क्या होना चाहिए? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। लेकिन रुको, लिख लिया इसको, ठीक। तुरंत ऐसे लिख के घेर दो, डी यू बराबर, देखो जरा क्या हो जाएगा? डी यू बराबर डी क्यू माइनस कितना? पी डी वी, है ना? तो मान लो पी डी वी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यही लिख दो, डी क्यू बराबर इतना लिख के घेर दो। चलो इसको घेरा करो, डी यू बराबर डी क्यू माइनस कितना? डी डब्ल्यू, घेर लो। अब मेरे पास समय हो तो मैं बता दूं एक एक चीज की, डी क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट, या तो दिया गया या उसमें से निकला। लेकिन चलो ये सबको समझ में आता है कि डी क्यू क्या होता है, छोड़ देते, वो नहीं लिखते। अब सुनो, अब ये पहला नियम कब यूज करना चाहते हैं? जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो। लिखो, लिखो, इन दिस केस, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में, इन दिस केस कॉमा लगा दो, लिखो कैपिटल टी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो उसी के नीचे लिखो देन u बराबर कांस्टेंट, कैपिटल U बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट।
अब उसी के नीचे लिखो देन du बराबर 0, घेर लो du बराबर 0 लिख के। अब मेरी बात समझो, बात समझनी चाहिए ना, आप कह दे कुछ भी वो थोड़ी चलेगा। सुनिए ध्यान से। अभी जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं, जो भी बातें कह रहे हैं, वो सब आइडियल गैस के लिए है, ठीक। तो आपने ये कौन सा गैस लिया होगा? आइडियल गैस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो, अभी कभी आएगा आगे तो लिखा देंगे आपके नोट्स पे, लेकिन अभी ऐसे सुन लीजिए। सर आइडियल गैस किसे कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया था, मैं यही उत्तर देता हूं, वह गैस, काल्पनिक गैस कहिए सर, क्योंकि वास्तव में ऐसा गैस होता नहीं, वह काल्पनिक गैस जो प्रेशर, वॉल्यूम तथा टेम्परेचर की सभी दशाओं में सभी गैसीय नियमों का पूर्णतः पालन करे, तो ऐसे गैस को कहते हैं आइडियल गैस। अब आइडियल गैस की विशेषता सुन लो। आइडियल गैस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि अगर गैस आइडियल गैस है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता। इसीलिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता तो इसका मतलब उसको तुम लिक्विड कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि लिक्विड बनने के लिए दोनों मॉलिक्यूल्स को बंधना पड़ेगा, और बंधने के लिए दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्स। इसीलिए ये भी एक लाइन होती है कि आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। अब आप जितना गैस जानते हो वो सब रियल गैस इसलिए है क्योंकि सबको लिक्विड में परिवर्तित किया जा सकता है। और भी प्रॉपर्टी आइडियल गैस की होगी, बाद में पढ़ेंगे। तो चूंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं लगता ना, इसीलिए बोलते हैं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। कौन सी एनर्जी नहीं होती? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब फोर्स लगता है, जैसे mgh। कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R, कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चूंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता, इसलिए आइडियल गैस के एक मॉलिक्यूल की जब आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? 0। इसीलिए कहते हैं आइडियल गैस के पास जो ऊर्जा होती है उसके मॉलिक्यूल्स की ही ना ऊर्जा होती है, और उस मॉलिक्यूल्स के पास केवल कौन सी ऊर्जा होती है? ये वाली काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार ज्यादा होगी, और रफ्तार ज्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप मुझे बताना, तो आप बताइए सर इस समय इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? तो एक मॉलिक्यूल्स का पूछ लो कि कितना हुआ, और फिर मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो बताओ, जब T ही नहीं बदलेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो गैस इस स्टेट से इस स्टेट में चला गया, लेकिन T नहीं बदला तो V नहीं बदला, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदला, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की कुल ऊर्जा नहीं बदली, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स की गैस की इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदली। तो क्या सबको ये बात समझ में आ गई कि जब T बराबर कांस्टेंट होगा तो U बराबर भी क्या होगा? कांस्टेंट। अब बराबर U कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि आप हीट तो दोगे लेकिन U में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब बताओ फिर क्या मिला? जब du बराबर 0 रख देंगे तो dq बराबर क्या हो जाएगा? dw। लिखो देन बोलो dq बराबर dw, लिख के घेर दो। dq इज इक्वल टू dw। ठीक है, तो किस नतीजे पे हम लोग पहुंचे जरा बताना। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान या आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हीट हम सिस्टम को देते हैं वो केवल किस चीज में खर्च होता है? वर्क डन में। du में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं। तो इसको जरा शब्दों में लिख दो, तो दैट इज amount of heat, that is amount of heat given to the system is equal to work done by the system।
एग्री? चलिए फुल स्टॉप कर लीजिए। तो हम लोग किस पे नोट्स लिख रहे हैं भाई? थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसे कहते हैं सर, वो बता दिया। अब कितने प्रकार का हो सकता है उनका नाम ले लिया। अब मैंने आपसे पहले ही कहा है कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक डिटेल में बात करेंगे, साइक्लिक को शॉर्ट में बात करके आगे बढ़ जाएंगे, बाकी केवल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी किसके बारे में लिख रहे थे? आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत सीधी बात है सर, अगर किसी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब उस प्रोसेस को कहिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। पहचान होती है T बराबर कांस्टेंट। बड़े कॉमन सेंस की बात है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस किस नियम का पालन करेगा? बॉयल का नियम। क्या होता है बॉयल का नियम? PV बराबर K बराबर कांस्टेंट, अर्थात P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। और कुछ सर? अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सोचेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में dQ बराबर dW होगा, अर्थात दी गई उष्मा किए गए कार्य के क्या होगा? बराबर होगा। यहां तक तो नोट्स में लिख दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। जब कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, तुम इंडिकेटर डायग्राम बनाओगे, है ना, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला निकालना होगा, डेरिवेशन करना होगा। इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे नोट्स लिख रहा हूं तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक। जरा देखो ध्यान से, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में किए गए कार्य का फॉर्मूला, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। बड़े ध्यान से पहले देखो, जब कहूंगा तो नोट करना। ये सब डिराइव करके आपको दिखाएंगे। 2.303 म्यू आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई, और लॉग का बेस है 10। यही वर्क डन का फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेरिवेशन भी करना है और डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक। चलिए अगली लाइन से लिखिए। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कॉमा लगाइए, वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन इज गिवन बाय, ठीक। नोट करें फॉर्मूला, W इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहेगा? 2.303 म्यू आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई, बेस 10 है जी, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, बताओ। जैसे ये गैस है ना, अभी बताइए सर इसका वैल्यूम कितना है? वी आई। इसका प्रेशर कितना है? पी आई। इसका कुछ टेम्परेचर होगा, कितना हो गया? टी। अब एक आप काम करिए, इसको हीट दीजिए, लेकिन एक शर्त होगा, एक शर्त होगा। वो शर्त क्या है? कि इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, तभी ना इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए तो चलिए ठीक है, धीरे धीरे बहुत हीट दीजिए कि टेम्परेचर न बढ़ने पाए, है ना। और एक समय क्या आएगा कि अगर T बराबर कांस्टेंट हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना, तो वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया? VF, तो जरूर प्रेशर घट के कितना हो जाएगा? PF, है ना। तो बताओ, अगर अंतिम वॉल्यूम Vm हो और इनिशियल वॉल्यूम Vi हो तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा? 2.303 म्यू आर टी लॉग VF अपॉन कितना? Vi। इसी तरीके से लिख दिया जाए, वो बेहतर रहेगा फिर वैसे, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दिया सभी लोगों ने। अब जरा नीचे लिखो अगेन, अगेन हियर, HERE, बताना जरा ये ऐसे काम कर रहा है? बोलो। पी आई वी आई बराबर कितना? PF और क्या? VF। लिखो, है ना।
पी आई वी आई बराबर कितना, पी एफ इंटू वी एफ। हो गया? तो ऐसे लिखो, वी एफ अपॉन वी आई बराबर क्या हो जाएगा, वी एफ अपॉन वी आई बराबर उल्टा ना, पी आई अपॉन पी एफ। ठीक है, लिखो। तब देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वी एफ अपॉन वी आई की जगह क्या रख दे, पी आई अपॉन पी एफ। तो बोलो ऐसे हो जाएगा ना। देखो देखो, केवल क्या मिटा रहा हूं, आराम से देखना। पी आई अब बटे में कितना, पी एफ लिख दो। पी आई अपॉन पी एफ हो गया, घेर लो। 2.303 म्यू आर टी लॉग पी आई अपॉन पी एफ। ठीक है, अब जरा वेयर सब बताओ, तो लिखो वेयर। चलो सबसे पहले ये म्यू बराबर लिखो, म्यू बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस म्यू को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। हो गया? कैपिटल टी बराबर लिखो, कैपिटल टी जब कहें तो उसको टेम्परेचर मत कहा करो, कहा करो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ताप मत कहा करो, उसको कहा करो परम ताप। ठीक है, लिखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है ना जी? कैपिटल आर बराबर लिखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हो गया? चलो वी आई बराबर बताओ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। वी आई बराबर क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, वी एफ बराबर लिखो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। पी आई बराबर क्या कह दें जी, इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। बोलो ठीक है। अब पी एफ बराबर क्या, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो लिख लिया हम लोगों ने लगभग बहुत सारी बातें आइसोथर्मल प्रोसेस में। अभी एक पॉइंट और लिख दिया जाए, अच्छा रहेगा। ठीक, सुनो, उदाहरण नहीं बताया सर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है, होने को बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण उठाता हूं जिससे जो भी चीजें इसमें हम लोगों ने लिखा है ना एडियाबेटिक में, वही वही पॉइंट सोच के लिख देंगे तो 2 नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। सुनो आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या एग्जांपल। जैसे ये गैस है ना, गैस का वैल्यूम इस समय इतना है। ठीक, एक काम करिए सर, आप गैस का एक्सपेंशन कराइए। एक्सपेंशन माने क्या होता है जी, वैल्यूम का बढ़ना। और गैस का कंप्रेशन कराएंगे तो बोलेंगे वैल्यूम का क्या हो गया, घटना। तो कौन सा प्रोसेस आप करा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ द गैस। कैसे कराएंगे जरा ध्यान से सुनो। तो आप हीट दीजिए और गैस को एक्सपेंड करने दीजिए। चलिए अच्छा है, गैस एक अवस्था से कहां जा रहा है, दूसरे अवस्था में। तो मतलब ये प्रोसेस हो गया। अब आपको इस प्रोसेस को क्या कहना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। शर्त क्या होगी कि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, बाकी कुछ बदले
या ना बदले, यही ना बात हुई। तो सुनो, कब ये संभव है, सुनना ध्यान से। उसके लिए सर आपको एक काम करना पड़ेगा, जो सिलेंडर लेना होगा ना, ठीक है, उस सिलेंडर की जो वॉल होगी ना, वो परफेक्टली कंडक्टिंग होगी। कैसा होगा, कंडक्टिंग। क्यों भाई, कंडक्टिंग इसलिए कि अगर उष्मा पैदा हुआ तो वो बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर उष्मा पैदा हुआ वो अंदर ही रह जाएगा तब तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, और किसी वजह से अगर उष्मा की में कमी आने लगे तो भी बाहर से उष्मा अंदर आ जाए और टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट। उष्मा अंदर बाहर करें कोई दिक्कत नहीं है, टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो सुनो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, और इस बात को सोचना, और फिर लिख देते हैं कि यदि किसी गैस का प्रसार किया जाए, ठीक, लेकिन बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे प्रसार करिए। क्यों भाई धीमे धीमे क्यों, क्योंकि सर देखिए, अगर मान लीजिए हीट देके आप प्रसार कर रहे हैं, हीट देके अगर ये फैल रहा है तो एक दिक्कत है कि आप हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, आप धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर उठाते रहिए कि जो हीट आप देंगे तब तक उसका हीट dW में खर्च हो जाएगा और उसका U क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसीलिए मैं ये उदाहरण लिखने जा रहा हूं कि किसी गैस का प्रसार कराइए उस सिलेंडर में जिसकी दीवार परफेक्टली क्या हो, कंडक्टिंग, और बहुत स्लो कराइए। कैसे कराइए, बहुत स्लो। बहुत स्लो का मतलब ये है इतना धीरे धीरे वो फैलेगा कि उसका टेम्परेचर परिवर्तित नहीं होगा और गैस का आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखो एग्जाम्पल, अंत में एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल, एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस। लेकिन शर्त है सर, एक्सपेंशन ऐसे नहीं कि फट से सिलेंडर ऊपर कर दिया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस थ्रू वेरी स्लो प्रोसेस, SLOW, स्लो दिखना चाहिए, वेरी स्लो, स्लो के नीचे अंडरलाइन करो, वेरी स्लो प्रोसेस, है ना, इन ए परफेक्टली कंडक्टिंग, इन ए परफेक्टली कंडक्टिंग, अंडरलाइन करो, परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर, इन ए परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर। हो गया, फुल स्टॉप कर लो। स्लो और क्या, परफेक्टली कंडक्टिंग। क्यों सर, क्यों गैस का एक्सपेंशन आप कर रहे हैं तो स्लो कर रहे हैं? मैंने कहा भाई इसलिए कर रहा हूं कि इतना धीमे करेंगे कि अगर हीट कम हो रहा हो तो बाहर से आ जाए और टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। इसलिए धीरे धीरे करते रहिए, ठीक, तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा। अच्छा सर, अंदर बाहर हीट कैसे कर ले रहा है? तो मैंने कहा जो सिलेंडर मैंने लिया है वो एकदम कंडक्टर लिया है ना, ऐसा लिया है कि आराम से हीट बाहर निकल जाए और आराम से हीट क्या आ जाए, अंदर आ जाए, आराम से हीट बाहर और आराम से क्या, अंदर। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टी सदैव क्या रहे, कांस्टेंट। तो एक तो स्लो प्रोसेस कराइएगा और दूसरा कंडक्टिंग वॉल अगर रखिएगा तो जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाए। तो एक डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, कौन सा डिस्कस कर लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप हेडिंग बनाइए, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस को आप सभी खोल लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात बड़े आराम से सुनिए, केवल जो बातें इंपॉर्टेंट हो बस उस पर ध्यान देना है, और जैसे जैसे आपने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी तरीके से लिखिएगा एडियाबेटिक। लेकिन अभी आप जरा रफ चीजों को मेंटेन करिए, तो आप अपने आप से आराम से सोच के लिखिएगा, ठीक है। चलिए, एडियाबेटिक प्रोसेस हेडिंग बन गई। अब आप रफ खोल लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बस वो आप लिखते रहिएगा, ठीक, फिर अपने आप से करिएगा तो बेहतर कर पाइएगा। चलिए सुनो, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूं। व्हेन ड्यूरिंग ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस, यहां तक तो समझ में आता है। अब की बात टेम्परेचर नहीं लिखोगे ना,
क्या लिखना है? एडियाबेटिक नहीं, प्रेशर की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट एडियाबेटिक। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? क्यू। क्यू कांस्टेंट होने का क्या मतलब होना चाहिए? न तो उष्मा सिस्टम के अंदर जा सकता है और न ही बाहर आ सकता है। जाना और आना तो उसको लोग आदान प्रदान कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सचेंज। तो बताना जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है। When during a thermodynamic process the exchange of heat is not allowed, लिखो, केवल एक वर्ड लिखो, exchange of heat is not allowed, exchange of heat is not allowed, केवल ये लिख लो भाई, बाद में कंप्लीट करो, ऐसे थोड़ी चलता है। आप ऐसे लिखो, कुछ अपने आप से सोचोगे तो चीजें बेहतर होती। क्या लिखा? When during a thermodynamic process the exchange of heat is not allowed, ठीक है, then this is called adiabatic process। लिखना अपने आप से, वो बड़ी बात नहीं होती। सुनो ध्यान से, हो गया यहां तक? बोलो फट से। अब क्या लिखे? दैट इज Q बराबर कांस्टेंट। चलो Q बराबर कांस्टेंट लिख लो, है ना? अच्छा, Q बराबर कांस्टेंट लिख के तुरंत आगे एक और लाइन लिख देना चाहिए, OR और DQ बराबर 0। चलो घेर लेंगे सर DQ बराबर 0 लिख के। बोलो फट से, मेरी बात समझ में आ गई यहां तक सभी को? ठीक। अब सर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस किस नियम का पालन करता था? बॉयल्स के नियम का। तो अब इसमें लिखे कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस गैस ओबे, सुनो कौन सा नियम? उस नियम का नाम है पॉइसन का नियम। पॉइसन सुना है ना? POISSION, लिखो पॉइसन लॉ, रप्पे लिखते रहो, पॉइसन लॉ। ठीक है, फिर अपने आप से बनाना। जो कोई भी अपने आप से एक बार करेगा वो हमेशा प्रिपेयर करके रखेगा, बस अपना नोट्स एक बार रिवाइज करेगा, उसको सारी बात याद आएगी, वो बड़े आराम से चीजों को डिस्कस कर सकता है। ठीक है, अब सुनो पॉइसन का नियम क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये कौन सा नियम लिखा है मैंने? बॉयल्स का ना? ये रहा पॉइसन का नियम। क्या है पॉइसन का नियम बताओ? PV के पावर गामा इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लिखो नोट्स पे, PV के पावर गामा इक्वल टू K इक्वल टू कांस्टेंट। याद रहेगा जी पॉइसन का नियम? बोलो फट से। ठीक, ठीक है। अब जरा इसे देखो तो, अब सर बस इतना ही तो अंतर है, उसमें भी के ऊपर कोई पावर नहीं था, 1 था ना? ठीक, इसमें गामा। तो अब इसको और कैसे लिख सकते बताना, समझ में आता है? लिखो OR और रब पे ही लिखते रहो, PI VI के पावर गामा इक्वल टू PF VF के पावर गामा। वो भी घेर लेना ढंग से, सबको अपने आप से लिखना, मैं फिर कहता हूं। हो गया जी यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। अब सर इसमें आप गामा नई चीज लिखे है ना, तो जरा गामा बता दीजिए। लिखो गामा इज इक्वल टू, वेयर गामा इज इक्वल टू, ऐसे लिख देना इसी के बाद PI VI के, वेयर गामा इज इक्वल टू, देखो सुना है ना सभी ने, CP अपान CV। लिखो C को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। किसका स्पेसिफिक हीट? गैस का। तो फिर ये CP और CV क्या है? गैस का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे और गैस का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। डिस्कशन आगे करेंगे आपके साथ। तो इसको क्या कह दें? रेशियो कह दें। लिखो बराबर रेशियो ऑफ, किसका रेशियो जी? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। जानते हो गामा को एक और नाम देते हैं, लिखो OR और, इसको कहते हैं एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। एटॉमिक सिटी सुना होगा ना, ATOMICITY, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। बोलो ठीक है, हो गया? ठीक, क्या क्या इसमें सोच लिया सर? वो सर जो टेम्परेचर कांस्टेंट कहते थे वहां पे कहना पड़ेगा कि एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। T कांस्टेंट लिखते थे तो Q कांस्टेंट लिखेंगे, DQ बराबर 0 लिख दिया जाएगा। बायल की जगह कौन सा नियम आ जाएगा? पॉइसन का नियम। PV बराबर K था, नहीं ये होता है PV टू द पावर गामा बराबर K बराबर कांस्टेंट। जैसे वहां PI VI था, यहाँ पे होता है PI VI के पावर गामा बराबर PF VF के पावर गामा, और गामा बराबर CP अपान CB, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, या उसी को कहते हैं एटॉमिसिटी। अब आगे,
आगे सर उसी तरह आप लिखिए कि आप जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है dq बराबर du प्लस dw, है ना। लिख दीजिए। अब बताइए q बराबर कांस्टेंट है ना, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ q बराबर कांस्टेंट है तो dq बराबर 0 हो गया, तो अब की बार क्या आएगा बताओ, du बराबर माइनस dw, ऐसे लिख के घेर लो। इसमें क्या आएगा भाई, du बराबर माइनस dw, है ना। जानते हो इसका क्या मतलब होता है, तुम लोग खुद ही समझो, समझ में आ जाएगा, समझो। मतलब सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर ना, बराबर कहां है, बीच में तो माइनस भी है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर ना, बीच में क्या है, माइनस। तो सर इसका मतलब ये होता होगा ना कि चेंज मतलब बढ़ना और नहीं तो क्या, घटना। तो माइनस का मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो दोनों का क्या होगा, बराबर। जैसे सोचो, क्या सही नहीं कह रहा हूं, बताना। ये गैस है, हीट तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि हीट दे देंगे तब एडियाबेटिक प्रोसेस तो होगा नहीं। तब क्या होना चाहिए सर, अपने आप ये गैस इस पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा। तो जरा बताओ, तो इस पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा तो ये कार्य करेगा ना, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब कितना घटेगा, उतना ही घटेगा जितना ये क्या करेगा, कार्य करेगा। तो शब्दों में लिख दे, लिखो दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, that is change in internal energy is equal to work done by the system, work done by the system। ठीक है। अब सर आप वो जानना चाहेंगे ना कि वर्क डन का इसमें क्या फार्मूला होता है, ठीक। तो मैं फार्मूला लिख देता हूं, बाकी आप जोड़ लीजिए। इसका भी डेरिवेशन है, देखिए पहले देखिए, W बराबर ये फार्मूला होता है, बस यही ध्यान रखिए। घेर लो, ये वर्क डन का फार्मूला होता है। अब सर इसका भी दूसरा रूप लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें एक ही रूप लिखिएगा बस। अब कोई हमसे पूछ ही ले, म्यू बता देंगे, आर बता देंगे, गामा बता देंगे। चलो टीआई को क्या कहेंगे, गैस का इनिशियल टेम्परेचर। टीएफ को क्या कहेंगे, गैस का फाइनल टेम्परेचर। खुद ही सोचो तो, अगर गैस का प्रसार होगा और अपनी एनर्जी खर्च करके पिस्टन को ऊपर ले जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो टीआई माइनस क्या हो गया, टीएफ। अंत में उदाहरण, तो जरा आइसोथर्मल का उदाहरण पढ़ते हैं। तो क्या लिखा था आइसोथर्मल में, हाँ, एक्सपेंशन ऑफ गैस थ्रू वेरी, क्या लिखा है, स्लो ना। तो स्लो की जगह क्या हो जाएगा, फास्ट लिखो, लिखो फास्ट। बस तुम लोग लिखो, अपने आप से सोच के लिखो। और अब की बार कंडक्टिंग नहीं, क्या होगा, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग। अब मेरी बात समझो, तुम चाहो तो एक्सपेंशन मत लिखो, तुम उसकी जगह कंप्रेशन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, कंप्रेशन। समझने के लिए वैसे दोनों सही है, वेदर यू राइट एक्सपेंशन या फिर क्या, कंप्रेशन। जरा मैं कंप्रेशन पे समझाता हूं, समझना तो। चलो, ये दीवार ऐसा है, कैसा है जी, इंसुलेटर है ना, तो न तो हीट बाहर निकल सकता है, अब बेस भी इंसुलेटर है, बाहर भी नहीं निकल सकता और अंदर भी नहीं आ सकता। अब जरा बताना, मैं गैस के पिस्टन को एकाएक दबा दूंगा, ठीक। तो जब मैंने एकाएक दबा दिया तो क्या हीट बाहर निकला, नहीं निकला। तो जब हीट बाहर नहीं निकला तो प्रोसेस कौन सा हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जब तुम एकाएक दबाते हो मतलब इतना तेज करते हो कि हीट को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, कुछ भी हीट बाहर नहीं निकल पाया, तब बोलेंगे वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबेटिक। समबडी आस्क मी कि भाई इतना तेज क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि समय ही ना मिले उष्मा को अंदर और बाहर आने का। तब ना बोलेंगे कि पूरी तरीके से एडियाबेटिक हुआ और दूसरी व्यवस्था मैंने इंसुलेटर लगा दिया है, तब भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो कहा जाता है वेरी फास्ट
और परफेक्टली इंसुलेटिंग सिलेंडर में अगर किसी गैस का कंप्रेशन या एक्सपेंशन कराइएगा तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबेटिक्स। तो सभी ने पॉइंट्स नोट कर लिया, पॉइंट्स नोट कर लिया, अपने आप से चीजों को लिखना सीखो, तब बेहतर होता है, आप कुछ कर पाते हो। गलत या सही डजंट मैटर, वो तो फिर डिस्कस कर लेंगे, सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गया, ठीक, बाकी बाद में डिस्कस कर लेंगे, बस 2 मिनट में सभी के बारे में आराम से सुन लो। हमसे कोई पूछे बताओ भाई आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है, सो व्हेन ड्यूरिंग ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, पी बराबर क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो बोलेंगे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबेरिक। अच्छा सर प्रेशर कांस्टेंट है, हम आपको बता देंगे गैस किस नियम का पालन करेगा। प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो कट गया, V1 अपन T1 बराबर V2 अपन T2, चार्ल्स के नियम का। किस नियम का, चार्ल्स के नियम का। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, कोई जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो, इसी तरीके का नियम रहेगा, है कि नहीं। और वर्क डन का फॉर्मूला तो ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू DB होता है, वही हो जाएगा। आप हमसे उदाहरण पूछिए तो आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि लैब में आप जब कोई रिएक्शन कराते हैं, और यहां पे हम सभी जितना भी प्रोसेस करते हैं सब जानता है कि प्रेशर इसलिए कांस्टेंट होता है क्योंकि हम सभी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यानी इस समय कोई भी प्रोसेस जो हम करते हैं वो सब कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस। सर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, वॉल्यूम ना बदलने पाए तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। पकड़े रहिए पिस्टन को, हिलने ना पाए, आप नीचे से हीट दीजिए, उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, बाकी कुछ बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो बोलेंगे कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है वो किसी चीज में भाग ही नहीं लिया, सब कुछ उसका क्या रहा, कांस्टेंट, कुछ बदला ही नहीं, इसलिए ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड प्रोसेस। असाइक्लिक, एक स्टेट से चले और होते हुए दूसरे तीसरे में फिर वहीं पे क्या आ जाए वापस, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। तो आई थिंक प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे आगे की बात।